जब बचपन की मासूमियत दुख की एक बहुत ही कठोर सच्चाई से टकराती है तो क्या होता है। आज हम सियाराम शरण गुप्त की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी काकी की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसका अपनी माँ के लिए प्यार इतना इतना गहरा है कि वो मौत की हकीकत को भी मानने से इनकार कर देता है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा बच्चा है। वो नींद से जागता है और क्या देखता है? घर में सब रो रहे हैं और उसकी माँ जो हमेशा उसके पास ही रहती थी, उन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। और वो क्या कहता है? काकी सो रही हैं। ये जो शब्द है ना, ये शामू की मासूम सी दुनिया के टूटने की बस शुरुआत है। यहीं से हम उसके कन्फ्यूजन और डर को महसूस करना शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आम सुबह तो बिल्कुल नहीं थी। शामू के लिए ये वो सुबह थी जब घर की जानी पहचानी आवाजें सिसकियों और फुसफुसाहटों में बदल चुकी थीं। हवा में ना एक अजीब सा भारीपन था, एक ऐसा भारीपन जिसे वो महसूस तो कर पा रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। अगर शामू की नज़रों से देखे ना तो मौत कोई आखिरी सच है ही नहीं। उसके लिए तो ये बस एक गहरी नींद है। उसका छोटा सा दिमाग ये बात प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेंगी। तो उसके लिए सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल ये है कि सब लोग इतने दुखी क्यों हैं। और यहीं पर हमें एक बच्चे का मन कैसे काम करता है ये देखने को मिलता है। जो बड़े हैं वो उसे बचाने की कोशिश में एक आसान सा झूठ बोल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि बच्चे अक्सर एक दूसरे से ही सबसे कठोर सच सीखते हैं। और जैसे ही शामू को ये पता चलता है कि उसकी काकी ऊपर राम के यहाँ गई हैं, बस यही उसकी नई सच्चाई बन जाती है। तो आंसू तो धीरे धीरे सूख जाते हैं, लेकिन दुख का जो खालीपन होता है ना, वो वैसे का वैसा ही रहता है। शामू के लिए अब आसमान सिर्फ आसमान नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहां उसकी माँ रहती थी। और फिर एक दिन उसी अंतहीन नीले आसमान से उम्मीद की एक किरण जमीन पर उतरती है। उस पल के बारे में सोचिए जरा। दुख के घने अंधेरे में एक रंगीन सी पतंग उम्मीद की रोशनी बन जाती है। श्यामू के लिए वो सिर्फ कागज और लकड़ी का टुकड़ा नहीं थी, नहीं, वो एक मैसेंजर थी, स्वर्ग तक जाने वाला एक पुल थी। और बस इसी पल में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मासूम योजना का बीज बोया जाता है। अब शामू का मिशन एकदम साफ था। उसे अपनी माँ को वापस लाना था और अपने दोस्त भोला के साथ मिलकर वो एक ऐसी साजिश रचता है जिसमें कोई बुराई नहीं, कोई अपराध नहीं। ये एक ऐसी योजना थी जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से जन्मी थी, दुख को हराने की एक बेचैन सी कोशिश थी। कितना सुंदर और कितना सरल है ये प्लान, है ना? एक बच्चे की दुनिया में अगर एक पतंग ऊपर जा सकती है तो जाहिर है वो किसी को नीचे भी ला सकती है। फिजिक्स के नियम, ग्रेविटी, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। जो चीज मायने रखती है वो है विश्वास और अपनी माँ को वापस पाने की जिद। लेकिन हर बड़ी योजना में कोई ना कोई रुकावट तो आती ही है, और यहाँ ये रुकावट हकीकत बनकर आती है, भोला की आवाज के जरिए। भोला, जो शायद थोड़ा कम सपने देखने वाला और ज्यादा प्रैक्टिकल बच्चा था, वो एक बहुत ही जरूरी कमी की तरफ इशारा करता है। ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सब कुछ बदल देती है। पर सबसे जरूरी बात क्या है कि शामू हार नहीं मानता। उसका इरादा देखिए, उसे अब एक मोटी रस्सी चाहिए और उसके लिए और पैसे लगेंगे। अब अपने दुख में डूबे पिता से पैसे मांगने की हिम्मत तो उसमें थी नहीं, इसलिए वो चुपके से पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लेता है। ये चोरी नहीं थी, ये तो कह सकते हैं उसके मिशन के लिए फंडिंग थी। तो 2 बच्चे एक सीक्रेट मिशन पर, अपनी माँ को घर वापस लाने के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन फिर अचानक एक बड़े की दुनिया उनकी इस नाजुक सी योजना में घुस आती है। उनके पिता विश्वेश्वर वहां आ जाते हैं और बस एक ही पल में सारी मासूमियत, सारे इरादे एक बड़ी गलतफहमी के पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। अब विश्वेश्वर के लिए सबूत एकदम साफ था, एक गायब रुपया और सामने एक सहमा हुआ बेटा। वो जो चीज नहीं देख पा रहे थे वो था श्यामू के दिल का दुख। उन्हें तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, चोरी। और वो एक निराश पिता की तरह ही रिएक्ट करते हैं। और शायद ये कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। 2 लोग, एक पिता और एक बेटा, एक ही छत के नीचे एक ही गम मना रहे हैं, फिर भी दोनों जैसे 2 अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। पिता के लिए ये अनुशासन सिखाने का पल था। वो उस पतंग को फाड़ देते हैं
और अनजाने में अपने ही बेटे की बची खुची उम्मीद को भी तोड़ देते हैं। और फिर डर से कांपती एक धीमी सी आवाज में सच्चाई सामने आती है। भोला जब और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सारा राज खोल देता है, और उसके वो शब्द वो हवा में तैरते हैं और एक पिता के गुस्से को एक ही पल में चकनाचूर कर देते हैं। उन शब्दों के साथ ही कमरे का पूरा माहौल बदल जाता है, गुस्सा पिघल जाता है और उसकी जगह एक भयानक, दिल दहला देने वाली समझ ले लेती है। वो फटी हुई पतंग अब सिर्फ एक टूटा हुआ खिलौना नहीं थी, वो एक पिता की अपने बेटे के दुख की गहराई को समझने में जो नाकामी हुई, उसका प्रतीक बन जाती है। विश्वेश्वर एकदम सन्न रह जाते हैं। उस एक पल में उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो दुख, वो प्यार, वो बेचैनी और एक बच्चे का वो मासूम सा लॉजिक। वो जिसे चोरी समझ रहे थे, वो असल में प्यार का सबसे पवित्र रूप था। और फिर जब विश्वेश्वर उस फटी हुई पतंग को उठाते हैं तो उस पर चिपके कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, काकी। बस ये एक शब्द उस बच्चे के पूरे दर्द को, उसकी पूरी कहानी को और उसके पूरे इरादे को बयां कर देता है। ये एक इकरारनामा भी है, एक प्रार्थना भी है और एक प्रेम पत्र भी, सब एक साथ। और कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़कर चली जाती है। पिता अब सब कुछ समझ चुका है, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? क्या एक बड़े और एक बच्चे की दुनिया के बीच की जो खाई है, उसे कभी भी पूरी तरह से भरा जा सकता है? काकी हमें बस यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी सच्चाइयाँ सबसे सरल इरादों में छिपी होती हैं, और ये कि दुख की अपनी एक अलग ही भाषा होती है, जिसे सिर्फ दिल ही समझ सकता है।